तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है क्या? ये क्या कर रही हो तुम? अपने पति के पीछे इस तरह चाकू लेकर कौन भागता है? मुझे लग जाएगी। अरे आशीष जी, आपको नहीं लगेगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं तो बस अपनी तस्वीर देखना चाहती हूँ। अरे वो तो मैंने बस ऐसे ही मजाक में बोला था। रुक जाओ, मुझे मारकर विधवा होना चाहती हो क्या? आखिरकार महिमा क्यों अपने पति आशीष के पीछे यूं इस तरह चाकू लेकर पूरे घर में दौड़ रही थी? क्या महिमा आशीष को मारना चाहती थी या कोई और वजह थी? तो आइए जानते हैं। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। अगर तुम सबकी एक एक करके शादी करवाऊंगी तो कितना समय लग जाएगा, ऊपर से खर्चा कितना होगा। माँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम सबकी एक साथ न सही, लेकिन 5-5 करके तो शादी हो ही सकती है ना। पर 5-5 भी तो कितना ज्यादा हो गया। कलावती के कुल मिलाकर 10 बेटे थे। एक एक बेटे के अलग अलग घर में शादी होती तो कलावती का काफी खर्चा बैठ रहा था, जिसके चलते कलावती अपने 10 बेटों की एक साथ शादी करवाना चाहती थी। लेकिन अभी तक कलावती को कोई ऐसा रिश्ता नहीं मिला था, जिसके चलते कलावती काफी ज्यादा परेशान थी। कलावती अपने बेटे से बात कर ही रही होती है कि तभी कलावती को पंडित जी का कॉल आता है। पंडित जी से बात कर कलावती काफी खुश होती है। लगता है भगवान जी ने मेरी सुन ली। पंडित जी बता रहे थे कि भजनपुर गांव में एक ही परिवार की 10 बेटियां हैं, गरीब घर से हैं, लेकिन मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब तो ये लड़कियां ही मेरी 10 बहुएं बनेंगी। कलावती अगले दिन भजनपुर के लिए निकल जाती है, जहां वो उन 10 बहनों की बूढ़ी माँ से मिलती है। आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। बस जीते जी अपनी 10 बेटियों का घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ। थोड़ी नादान है, चीजों को समझने में वक्त लगता है, लेकिन ये दिल की बुरी नहीं है। बहन जी, आप फिक्र मत करिए, आपकी 10 बेटियों को मैं अपनी बहू नहीं बल्कि बेटियां बनाकर ही रखूंगी। अब तो बस जल्द से जल्द मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। कलावती जल्द से जल्द सादगी भरे तरीके से उन 10 बहनों से अपने 10 बेटों की शादी करवा देती है और आखिरकार कलावती की 10 बहुएं आ ही जाती हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? ये मेरा लैपटॉप है, थोड़ा गंदा हो गया है ना, इसलिए इसे कपड़े की मदद से साफ कर रहा हूँ। आरुष कपड़े की मदद से अपना गंदा लैपटॉप साफ करके कमरे से बाहर जाता है। अरे, कपड़े से साफ करने से क्या होगा? इसे तो धोना पड़ेगा, धुलने के बाद ही ये लैपटॉप पूरी तरह से साफ होगा। मेघा उस लैपटॉप को सीधा बाथरूम में ले जाकर धोने लगती है। तभी आरुष जैसे ही कमरे में आता है, मेघा को अपने लैपटॉप धोता देख उस पर चिल्लाने लगता है। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये मेरा लैपटॉप है, तुम्हारी किचन में रखा हुआ पतीला थोड़े ना है जिसे तुमने बर्तन समझकर धो रही हो। हे भगवान, तुम्हें पता है तुमने मेरा कितना नुकसान कर दिया। ओह गॉड, पागल कहीं की। एक तरफ जहां मेघा ने अपने पति का लैपटॉप धो दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ आरती हॉल में रखा हुआ टेलीफोन धो देती है। आरती बहू, तुझ में दिमाग नाम की चीज है या नहीं? माना तू गांव से है, लेकिन गांव के लोगों को भी फोन के बारे में पता होता है, और तूने इसे धो ही दिया। इस पर धूल जमी थी, इसलिए मैंने साफ कर दिया। देखिए कितना चमक रहा है, और अब तो इससे आवाज भी अच्छी आएगी। आरती की ऐसी हरकत देख कलावती को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे रोहित बेटा, सिर्फ मुझे ही बदबू आ रही है, तुझे भी आ रही है? माँ, आ तो रही है, लेकिन ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? हॉल में बैठी कलावती और रोहित को हल्की हल्की बदबू आने लगती है। वो लोग जैसे ही गैलरी में जाते हैं तो देखते हैं कि गुलाब के पौधों में उनकी गांव की बहू ने खाद बनाने के लिए डाल दी है, जिसे देख कलावती अपनी बहू को बुलाती है। ये तुमने क्या किया? गुलाब के पौधों में ये खाद बनने के लिए क्यों डाली? माँ जी, जब खाद बनेगी तो ही तो सब्जियां उगेंगी। आप देखना, हम घर में ही बैंगन, तोरी, आलू उगाया करेंगे जैसे गांव में उगाते थे। अपनी बहू और पतियों की ऐसी पागलपंती वाली हरकतें देख कलावती को और उन सबके पति को काफी हैरानी होती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ये क्या? ये गाय तो इस तरह सड़क पर गोबर कर रही है, लेकिन ये सब तो शौचालय में किया जाता है ना। चलो, मैं तुम्हें हमारे घर के शौचालय में ले चलती हूँ। अंजलि उस गाय को पकड़कर अपने घर में ले आती है और अब वो गाय आराम से हॉल में खड़े खड़े गोबर करने लगती है। गोबर की बदबू से परेशान हो कलावती जैसे ही हॉल में आती है और ये सब देखती है तो ये गाय हमारे घर के अंदर कैसे आ गई? इसने तो पूरे घर में गोबर गोबर करके पूरे घर में बदबू फैला दी है। अरे माँ जी, इस गाय को हम लेकर आए हैं, ऐसे बाहर खुले में शौच करना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। मैं तो इसे घर के शौचालय में ले जा रही थी, लेकिन ये वहाँ पर आ नहीं पाई, इसलिए अब ये शौच यहाँ पर कर रही है। ये मेरा घर है, कोई सुलभ शौचालय नहीं। अरे जानवर तो ऐसे खुले में ही करते हैं, तुझे जानवर और इंसान में फर्क नहीं दिखता क्या? अब जिस तरह गाय को लेकर आई है वैसे इसे बाहर छोड़कर आ
और पूरा हॉल साफ कर। सभी बहू मिलकर हॉल की साफ सफाई करती हैं, लेकिन गोबर की बदबू जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके चलते ये सभी बहुएं बाथरूम में रखे हुए ओडोनिल के पैकेट लाकर पूरे घर में लगा देती हैं और अब पूरे घर में महक फैल जाती है। माँ, ये पूरे घर में ओडोनिल की महक क्यों आ रही है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी समझदार पत्नी से जाकर पूछो। कभी कभी तो लगता है इन सबका मानसिक संतुलन हिल गया है। जब देखो कोई ना कोई पागलों वाली हरकत करती रहती हैं। कलावती अपनी सभी बहू की पागल वाली हरकतों से काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन कलावती इस बात से अनजान थी कि ये तो अभी शुरुआत है। मोरी मैया, इतना बड़ा चूहा! चलो चलो जल्दी से चूहे को पकड़ो, वरना ये तो तहलका मचा देगा। एक चूहे को पकड़ने के लिए कोई बहू हाथ में बेलन ले लेती है, तो कोई फ्राई पैन और कोई तो बाल्टी लेकर चूहे के पीछे पूरे घर में इधर से उधर भागती है, जिसके चलते घर में रखा सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। अरे ओ पागल, रुक जाओ। अब क्या पूरे घर में तहलका मचाओगे? पूरे घर का सामान इधर उधर फैला दिया तुम लोगों ने। रुक जाओ, क्यों उस मासूम चूहे के पीछे पड़ी हो? सभी बहुएं उस चूहे को पकड़ के ही मानती हैं। ऐसे एक दिन पूरा परिवार बैठकर टीवी में हॉरर फिल्म देख रहा होता है। तभी अचानक जैसे ही टीवी में चुड़ैल को दिखाते हैं तो सभी बहुएं डर के मारे टीवी ही तोड़ देती हैं, जिसे देख तुम लोगों ने क्या किया? टीवी क्यों तोड़ दिया? माँ जी, इसके अंदर जो चुड़ैल थी, अगर वो बाहर निकल आती तो और हम सबको मार देती तो क्या होता, इसलिए हमने टीवी तोड़ दिया और आप सबकी जान बचा ली। अब वो चुड़ैल कभी बाहर नहीं आ सकती। ये भगवान, क्या पाप किया था मैंने ऐसा, जो मुझे ऐसी मंद बुद्धि बहुएं मिली हैं। इससे अच्छा तो मेरे बेटे जिंदगी भर कुंवारे ही रहते। अरे, ये बैठने वाला सोफा कितना गंदा हो गया है ना। चलो चलकर इसे धो देते हैं। माँ जी वैसे ही हमसे कितनी गुस्सा है, अगर हम सोफे को धोकर साफ कर देंगे तो माँ जी हमसे काफी खुश हो जाएंगे। आंचल और माधवी पानी डालकर सोफा धोने लगती हैं। तभी वहाँ कलावती आ जाती है और ये सब देखकर, अरे पागलों की महारानियों, ये सोफा है, कोई चादर नहीं जिसे तुम रगड़ने पर तुली हुई हो। कौन सी मनहूस गड़ी थी जो तुम सबको अपनी बहू बनाकर मैं ले आई। सब एक से बढ़कर एक हैं। कलावती की ये 10 बहुएं कभी सोफे को धोती तो कभी कभी तो तेजाब से फर्श धो देती, जिससे पूरे घर में तेजाब की बदबू तो फैलती ही फैलती, साथ ही साथ फर्श पर भी काफी सारे गंदे निशान पड़ जाते हैं। बहू, सच में हद होती है। तुम सच में पागल हो या जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हो? कहीं तुम पागल खाने से तो नहीं भाग कर आई हो? अरे नहीं माँ जी, हमें तो आप भजनपुर से लेकर आई थी ना, और हमारे गांव में तो कोई भी पागल खाना नहीं है। मन तो कर रहा है इनकी माँ की गुद्दी जाकर पकड़ूं। क्या कहती थी मुझसे कि मेरी बेटी नादान है, भोली है। सच सच क्यों नहीं कहा कि मेरी बेटियां पागल हैं? कहीं इसकी माँ भी तो पागल नहीं। लेकिन अगर इसकी माँ पागल होती तो इतना दिमाग कैसे लगाती? बड़ी चालाकी से इसकी माँ ने अपनी पागल बेटियों को मेरे गले बांध दिया। तुझे बस मेरे थोड़े से बाल काटने हैं, कहीं मुझे गंजी मत कर देना। कलावती कुछ ऐसे पैसे बचाने के चक्कर में अपनी पागल बहू से बाल कटवाने के लिए बैठ जाती है और उसकी पागल बहू पागलपंथी दिखाते हुए अपनी सास को पूरा ही गंजा कर देती है, जिसके चलते कलावती उन सब पर काफी गुस्सा करती है और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। तुम मुझसे कभी प्यार भरी बातें करते ही नहीं हो। क्या मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसा नहीं है महिमा, मेरा सीना चीर करके देखो, सिर्फ तुम्हारी तस्वीर है। सच्ची? अपने पति की बात को सच मानकर पागल महिमा हाथों में चाकू लेकर आशीष के पीछे उसका सीना चीरने के लिए पड़ जाती है। माँ, भैया, कोई तो बचाओ मुझे, वरना आज ही मार देगी ये। आशीष की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके भाई और माँ भागे भागे वहां आते हैं और महिमा को पकड़ लेते हैं। इन सब की इन पागल हरकतों के बावजूद भी मैंने इन्हें बर्दाश्त किया, लेकिन आज तो ये मेरे बेटे की जान लेने के लिए उतर आई। इन्हें जल्दी से मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करो। कलावती की बात को सुनकर सभी भाई जल्दी से अपनी पत्नियों को मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर के चेकअप के बाद उन सभी को पता चलता है कि सच में उनकी बहू की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते अब वो सभी बहुएं उस मेंटल हॉस्पिटल में रहती हैं, जहां उनका काफी इलाज किया जाता है और आखिर में उन सबकी मानसिक स्थिति अब ठीक होने लगती है और अब सभी बहुएं वापस अपने ससुराल जाकर सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती हैं। लेके आई हूँ मैं घर के लिए रजाई नई, अब तो आएगी सुकून और चैन की नींद। अरे सरला, इतनी ठंड में तो ये क्या हरी चादर ओढ़े घूम रही है? ये हरी चादर नहीं, रजाई है, रजाई, वो भी 10 किलो की। रजनी की बहुओं की दुकान से लाई हूँ, बड़ी गर्म है सच में। हाँ, तभी तो तू इतनी ठंड में भी कांप नहीं रही। लगता है रजनी की बहुओं से मुझे भी एक रजाई लेनी पड़ेगी।
ये कहते हुए विमला आगे निकल जाती है। आखिर कौन है ये रजनी और उसकी 5 बहुएं जो कि 10 किलो की रजाई बेचकर सर्दियों से लोगों को राहत पहुंचा रही हैं? जानने के लिए चलते हैं कहानी में कुछ समय पीछे। माँ जी, आप रसोई में क्या ढूंढ रही हैं? जो ढूंढ रही हूँ वो तो तेरे हाथ में है। अरे 2 घंटे हो गए उठे हुए, अब तक तुम 5 में से किसी ने मुझे चाय नहीं पूछी। माँ जी, जब घर में दूध ही नहीं है तो भला चाय कहाँ से बनेगी? तो ये महारानी कौन सा काढ़ा पी रही है कप में? माँ जी, ये काली चाय है, जरा सी चाय पत्ती पड़ी थी उसे ही उबाल लिया। लो, आपको पीनी है? रहने दे, ये चाय कम कड़वी दवाई तू ही पी। महीने का आखिर आते ही ऐसे कंगाली छा जाती है खाने पीने पर ही कि आफत आ जाती है। बड़ा और गरीब परिवार होने के कारण रजनी के घर में हमेशा राशन पानी की कमी रहा करती थी। सभी जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, लेकिन पैसों की किल्लत और गरीबी के चलते अक्सर रजनी की 5 बहुओं में कहासुनी हो जाया करती थी, जिससे रजनी बहुत परेशान रहती। अरे करमजलियों, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ, जब देखो पैसों के पीछे लड़ती रहती हो। तो और क्या करें माँ जी, आपके बेटों की कमाई घर में पूरी ही नहीं पड़ती है, एक एक चीज के लिए तरस जाते हैं हम तो। और क्या, 2 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, लेकिन पैसों के चलते मैं दवाई लाने नहीं जा पा रही हूँ। मौसम बदल रहा है, थोड़े दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं है। कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ये ऐसे किल्लत के दिन देखने पड़ेंगे। अपनी बहुओं की ऐसी बातें सुनकर रजनी गुस्से में कहती है, अरे तो खुद पैसे कमाने के बारे में क्यों नहीं सोचती तुम 5? देखो 4 दिन की जिंदगी रह गई है मेरी, शांति से गुजारने दो मुझे। तुम लोगों की ये चिल्लम चिल्ली बर्दाश्त नहीं होती। रजनी अपना सिर पकड़े हुए वहां से निकल जाती है, लेकिन उसकी कही बातें 5 बहुओं के दिल में चुभ जाती हैं और 5 आपस में लड़ने की जगह काम करने की बात पर सोचने लग जाती हैं। अब बीतते समय के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी, जो उन सब के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं थी। बुढ़ापे के कारण रजनी का ठंड में घर से बाहर आना जाना भी नहीं हो पाता था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी बड़ी बहुएं जैसे तैसे कुछ पैसे जोड़कर सर्दी के कपड़े लेने बाजार पहुंचती हैं तो एक रजाई की दुकान पर भारी भीड़ देखकर हैरान हो जाती है। हाय दैया, दीदी, ये इस दुकान पर लोग मक्खी की तरह क्यों भिनभिना रहे हैं? रजाइयों की दुकान है ये। अब ठंडी इतनी है कि चादर कंबल से कहाँ काम चलेगा, इसलिए इतनी भीड़ लगी है यहाँ। और तो क्या यहाँ पर रुक गई है, आगे बढ़। अरे ठंड में पैर जम गए हैं क्या तेरे, चलती क्यों नहीं? दीदी, क्यों ना हम रजाई बनाने का काम शुरू करें? रजाई बनाने का, ये क्या कह रही है तू? दीदी, हम लोग इतने दिनों से यही तो सोच रहे हैं ना कि क्या काम करें जिससे घर के हालात भी ठीक हो जाए और 4 पैसों की आमदनी भी हो पाए। वैसे भी माँ जी की ठंड के कारण तबीयत ठीक नहीं, अगर हम रजाई बनाएंगे तो उन्हें बेचकर कितने ही लोगों की ठंड से राहत मिलेगी। वीना की बात सीमा को ठीक लगती है और दोनों ही बिना कुछ लिए घर लौटकर बाकी देवरानियों से बात कर रजाई बनाने का काम करने का फैसला लेती हैं, जिसके लिए वो अपने पतियों से कुछ पैसा इकट्ठा करने को कहती हैं ताकि रजाई बनाने का सभी सामान जुटा पाए। एक रोज रजनी धूप सेक कर घर लौटती है तो खाली घर देखकर वो पीछे के आंगन की ओर जाती है, जहां का नजारा देखकर वो हैरानी से कहती है, हाय दैया, ये क्या ताम झाम लेकर बैठी हो तुम 5? माँ जी, हमने रजाई बनाकर बेचने का काम शुरू करने का फैसला लिया है, उसी के लिए मेहनत कर रही हैं। अरे लेकिन ये ऊन, पत्ते, कपास, फूस, ये सब कब से रजाई बनाने में काम आने लगे? माँ जी, अब हम 5 ने कोई काम करने का बड़ा बेड़ा उठाया है तो कुछ हटके ही करेंगे ना। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे ये हटके वाले काम कहीं मुझे झटके ना दे दे। रजनी अपना सिर पकड़ लेती है और उसकी बातें सुनकर 5 बहुएं जाने लगती हैं। एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद 5 बहुएं 5 तरह की अलग अलग रजाई तैयार करती हैं और घर के बाहर उन्हें रखकर बेचने लगती हैं। सर्दी में भी गर्मी का एहसास है पाना तो हमारी दुकान से जुड़े ऊन की रजाई ले जाना। लगे रहो जूही, रजाई बिकेगी तभी हमारी मेहनत सफल होगी। ऊन, पत्ते और कपास की रजाई? अरे ये रजाई बस दिखावटी है या गर्माहट भी देती है? भाई साहब, हमने इस रजाई को अच्छे से गर्माहट देने वाली चीजों से तैयार किया है, आप एक बार लेकर तो देखो। बिल्कुल नहीं, इतना जाड़ा पड़ रहा है कि भारी भारी रजाई भी गर्माहट नहीं दे पा रही, तो तुम लोगों की ये दिखावटी रजाई कहाँ से देगी? मैंने ही रुककर समय बर्बाद किया अपना। अरे भाई साहब रुकिए तो। वो आदमी उनका मजाक बनाकर हंसते हुए आगे बढ़ जाता है और फिर हर आने वाला इंसान उन्हें यही बात कहकर आगे बढ़ जाता है तो 5 उदास हो जाती हैं। इतनी मेहनत की, उसके बाद भी लोगों को लग रहा है हमारी बनाई रजाई गर्म नहीं है, अब क्या करेंगे हम? बैठकर हवन करो तुम 5 और उसमें मेरी आहुति डाल देना।
पूरे दिन घर का काम काज छोड़कर पांचों ये काम लेकर बैठी हैं। पैसे कमाने का तो नहीं पता, लेकिन अपना समय तुम लोग जरूर बर्बाद कर रही हो। नहीं माँ जी, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हम फिर कोशिश करेंगे और आप हमें बस थोड़ा समय दीजिए। सीमा अपनी सभी देवरानियों की हिम्मत टूटने नहीं देती और बहुत सोचने के बाद सभी मिलकर फैसला लेती हैं कि वो सभी रजाई 10-10 किलो की बनाएंगी। कुछ समय और लेकर पांचों ये काम करती हैं और फिर से रजाई बेचना शुरू करती हैं। 10 किलो की रजाई कर देगी ठंडक की भी धुलाई। आइए रजाई ले जाइए। 10 किलो की रजाई? अरे इतनी भारी रजाई भला कौन लेगा? अरे भाभी, 1 नंबर हाथ से बनाई रजाई है। इस कड़ाके की ठंड में आपको सुकून देगी। एक बार हाथ लगा कर देखो। हाय हाय, ये तो उड़ती ही गर्माहट देने लगी। क्या कमाल रजाई है। दाम क्या लगाया इसका? ज्यादा महंगी नहीं है और आप हमारी पहली ग्राहक हो, इसलिए बस 1000 रुपए की है। ये ले जाइए। चलो ठीक है, मुझे रजाई पसंद भी आई और गर्म भी है, इसलिए 1000 रुपए में कोई घाटे का सौदा नहीं है। सरला रजाई को लेकर इतनी खुश थी कि उसने तुरंत अपने बटुए से 1000 रुपए निकाल कर उन्हें दे दिए और रजाई को देखती हुई वहां से निकल गई। रजनी की पांचों बहुएं पहली रजाई बिकने से बहुत खुश थीं और अपनी पहली कमाई वो रजनी के हाथों में थमा देती हैं। ये पैसे कहाँ से आए? क्या सच में तुम लोगों की बनाई रजाई बिक गई? जी माँ जी, और अब देखना हम और मेहनत करेंगे ताकि इन पैसों को 2 गुना 3 गुना कर पाए। ठीक है, लेकिन इस काम के साथ घर के कामों पर भी ध्यान दो और हाँ, इस ठंड में अपना भी ध्यान रखो। इतना कहकर रजनी वहां से चली जाती है। अब समय के साथ गांव में ठंड का कहर बढ़ने लगता है, जिससे बचने के लिए लोग 5 बहुओं की 10-10 किलो की रजाई की ओर खींचे चले जा रहे थे और धीरे धीरे उनकी रजाई की बिक्री बढ़ रही थी। 1 महीने के अंदर उनका ये काम बहुत अच्छा चलने लगा था, जिसके कारण अब उनके घर की स्थिति भी ठीक होने लगी थी। एक रोज विमला उनकी दुकान पर आती है। अरे रजनी की बहू, पूरे गांव में तुम्हारी बनाई 10 किलो की रजाई की ही चर्चा है। जरा मुझे भी एक रजाई दिखा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं विमला काकी, ये लीजिए गद्देदार रजाई। अरे ये ठंड के आगे आने वाली ही 2-4 सालों की ठंड इसमें ही निकल जाएगी। कह तो सही रही है बहू तू। वो बगल वाली सरला भी यही कह रही थी, तभी तो यहाँ आई हूँ। विमला रजाई लेकर चली जाती है और इसी तरह पांचों बहुएं आखिरकार अपने जुगाड़ से 10-10 किलो की रजाई बेचकर अपने साथ साथ अपने परिवार के जीवन को भी बेहतर बना लेती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आपने भी ठंड में कभी 10 किलो की रजाई ओढ़ी है?